लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अभी हम सब छोटे छोटे हैं, हम अपनी बातें जो भी करते हैं अपनी बातें निभाने की कोशिश करते हैं, कोई झूठ बोल भी देता है तो चलता है। बट द मोमेंट यू गेट इनटू, आप अपना जो है कमर्शियल लाइफ में आएंगे, आप बड़े होंगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लाइन में आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लोगों के साथ, जिसके अंदर आप रिटर्न अग्रीमेंट्स, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे कि अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हुई तो आपको इसका ये हर्जाना देना पड़ेगा, उसके बदले आपको ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये सब हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कमर्शियल लॉ। कमर्शियल होता है जिसके अंदर आप चीज़ों का खरीद बेच करते हैं, आप जो है बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑल कमर्शियल लॉ ट्रांजेक्शन यूजली बिगिन विद एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जितनी भी आपकी कमर्शियल होती हैं, खरीद बेच होती है आपकी, जितना भी इकोनॉमिक्स होता है, आप कह सकते हो जितना भी बिजनेस होता है, वो सब अग्रीमेंट्स के साथ स्टार्ट होता है। आप जैसे कि अगर अभी ट्यूशन, खैर अभी तो ऑनलाइन का ये सब चल रहा है, अदरवाइज अगर आप बच्चा मेरे पास ज्वाइन करता तो हम उनसे भी पूरा का पूरा अग्रीमेंट साइन करवाते हैं उनके पेरेंट्स से, कि आपका बच्चा हमारे पास इतने टाइम के लिए पढ़ेगा, ये फीस होगी, उसमें ये सब्जेक्ट्स एनरोल होंगे, इतने टाइम पीरियड के लिए होगा। तो ये सब चीज़ें हमारी अग्रीमेंट में होती है, जिसकी एक कॉपी पेरेंट्स के पास होती है, एक हमारे पास होती है। अगर किसी के भी लेवल पे कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो केस बन सकता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व सेल, परचेज और एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। तो जनरली बिजनेस में खरीद बेच या एक्सचेंज होता है, एंड ये डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट होता है। इन सच इंस्टेंसेस एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द राइट्स, ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटी। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तब आपकी एकदम हर चीज़ क्लियर होती है, कितने में डीलिंग हुई, कितने की डीलिंग हुई, ठीक है, जब डीलिंग हुई तो उसमें क्या क्या लोगों के राइट्स थे, क्या क्या ड्यूटीज थी, वो हर चीज़ मेंशन होती है। हिंदुस्तान के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्ट है उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वन मार्कर। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर है 1872, वन मार्कर। ठीक है, आपसे इसकी डेफिनेशन ही आ जाएगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिएबल बाय अ लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक अग्रीमेंट जब वो कानूनी द्वारा एनफोर्सिएबल हो जाए, एक अग्रीमेंट तुम्हारा और मेरा साइन हुआ, और ऐसा साइन हुआ कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, उस अग्रीमेंट के हिसाब से काम नहीं करा, मैं तुम्हें कोर्ट में धकेल सकती हूँ, मैं तुम्हें लेके जा सकती हूँ कोर्ट में, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्रीमेंट में आप एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ ऐड कर दो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एन एग्रीमेंट इन सिंपल वर्ड इज अ प्रॉमिस। अग्रीमेंट होता है कि मैं, हाँ ये मैं करूंगा, इतने रुपए के बदले करूंगा, बट लिखित में साइन हो गया, कहीं पे वो एनफोर्सिएबल हो गया कि अगर ये नहीं करा तो आपको कोर्ट लेके जाया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अग्रीमेंट मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया। एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, देन पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, कि आप जो है गधे कुत्ते के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, अनसाउंड माइंड बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना कर दो, कोई इलीगल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना कर लो, कोई टेररिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना कर लो। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मुक्के शुक्के मार के आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवाना है, पूरी रजामंदी से, पूरी एक्सेप्टेबिलिटी से, विदाउट एनी फोर्स एक्सेप्ट आपका होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना ही नहीं चाहिए जो कानूनी तौर पे गैर कानूनी कहे जाए उसे। ठीक है, ड्रग्स वगैरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, मर्डर वेपन्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। In order to qualify as a contract, it is important that the person to a contract should also have intention and mindset to enter into the contract. तो जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त भी इंसान मेंटली स्टेबल होना चाहिए और उसको क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में आना है। ऐसा ना हो मुझे तो पता ही नहीं था, आपने कौन से पेपर पे साइन करा लिया, मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको ये लाइन आ जाएगी पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2 नंबर में आ सकता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं पर सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, हाउ कैन यू से दैट। तो ये ऊपर की जो लाइन है, अग्रीमेंट मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया लाइक कंसिडरेशन, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ये वाली लाइंस आपको यहाँ लिखनी है, ये पेपर में आया हुआ है 1 से 2 बार। और नीचे जो डायग्राम बना है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ये आप ड्रॉ कर दोगे तो थोड़ा और बेटर एक्सेप्टेबिलिटी होगी और बेटर मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, टीचर आधा नंबर काटने की भी सोच रही होगी तो काट नहीं पाएगी अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा। बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा? इसमें बाल्फर वर्सेस बाल्फर कर सकते हो,
कर सकते हो अगर तुम्हें करना है तो। वैसे ये 2 मार्कर है क्वेश्चन, अगर 4 मार्क्स में आ गया तो बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर डाल देना। ठीक है, ठीक है। कनिका, अब बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर तुम रीड करो। तो बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, ठीक है, मिस्टर बैल्फोर एंड मिसेस बैल्फोर, बेसिकली ये है। ये लोग जो थे, ये इनकी नौकरी जो थी वो श्रीलंका में लगी हुई थी मिस्टर बैल्फोर की, सिलोन उसका पुराना नाम है। और ये घूमने के लिए एज अ ट्रिप ये इंग्लैंड गए हुए थे। इंग्लैंड जाके जो है मिसेस बैल्फोर की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया कि आप इंग्लैंड में ही स्टे करो, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो एंड पति पत्नी में बहुत प्यार था, पति को तो अपनी जॉब पे जाना था। तो उसने बोल दिया कि यार मेरे को तो श्रीलंका जाना है, आई हैव टू गो टू सिलोन, but I'll promise you that I'll send you that pound 30 shilling or pound 30 every month for your stay in England। तू जब तक यहाँ पे रहेगी तेरा खर्चा मैं यहाँ पे तेरे को पैसे भिजवा दिया करूंगा। थोड़े टाइम तक उसने भिजवाए। देन लेटर ऑन उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया एंड हस्बैंड ने जो है मिस्टर बैल्फोर ने पैसे भिजवाने बंद कर दिए। वाइफ उसको कोर्ट तक ले गई कि ये जो है मुझे पैसे नहीं भेज रहा। कोर्ट ने डिसमिस कर दिया केस ये कहते हुए कि पति पत्नी में जो एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं, दे आर टुगेदर फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रादर देन इकोनॉमिक। ठीक है, तो पति पत्नी का रिलेशनशिप इज मोर ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मोर ऑफ लव, मोर ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन, मोर ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन का उनका जो है रिलेशनशिप है। उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ना ही उन्होंने लीगली वे में ये बोला था कि हमें ये पैसे देने ही पड़ेंगे। वो सिर्फ प्यार था इसलिए वो जो है पैसे भेज रहा था, इनके बीच में कोई लीगल रिलेशन नहीं है। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर क्लियर नहीं है तो पूछो। द मेकिंग ऑफ एन अग्रीमेंट जनरल प्रिंसिपल, ये आपको एक अलग से 6 मार्कर में टीचर पूछ सकती है कि आपका जो अग्रीमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट किन किन चीजों से बना हुआ होता है। तो ये आपसे सेपरेट सेपरेट भी पूछ सकते हैं 1 मार्कर में, इकट्ठे एक पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, मर्जी है इनकी। तो ये आप डायग्राम जरूर देख लीजिएगा, ये फ्लावर टाइप में जो है। तो एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले एक ऑफर दी जाती है, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के साथ साथ कुछ पैसे की बात होती है, कितने रुपए में सारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देन कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखी जाती है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं क्या वो एबल भी हैं कि नहीं है। देन फ्री कंसेंट बहुत मायने रखती है। ठीक है, आप जो है धमकी दे के, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके, ठीक है, जैसे कि माँ बाप ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि हमने तेरे लिए इतना कुछ किया, तू हमारे लिए ये नहीं करेगा। ठीक है, हमने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, तेरे पे इतना खर्चा कर रहे हैं, तुझे हमारे लिए करना पड़ेगा। दैट फ्री कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठा सकता, आपको कोई डरा धमका नहीं सकता। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपका जो है, जो चीज के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आपको अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। डिस्चार्ज नहीं करा है, कंप्लीट नहीं करा है, तो उस केस में होंगी रेमेडीज कि ये काम पूरा नहीं हुआ, इसके बदले कितना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कितनी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही ना सके, कोरोना वायरस आ जाए, ठीक है, भूकंप आ जाए, ठीक है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होना है वो बंदा ही चला जाए। तो ये सारे आपके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट के, जनरल प्रिंसिपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम सबसे पहले आते हैं ऑफर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के ऊपर। अभिदीप, ऑफर प्रपोजल, यस, यस। नहीं, आपको ये लिखने तो सारे होंगे, एज अ ये आप डायग्राम तो बना देना। ठीक है, एक्सप्लेन किसी 6 को कर देना, बेटर रहेगा। या तो 6 को एक्सप्लेन कर दो वो भी ठीक है, पर अगर ये डायग्राम बना सकते हो तो बेटर है, उससे ये में जाएगी। हाँ हाँ, फिर आप 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट 6 ले लेना, फर्स्ट 6 सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकेंड, वानी को ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम ऑफर और एक्सेप्टेंस को पढ़ते हैं। जब कोई इंसान अपनी इच्छा व्यक्त करता है किसी भी चीज की डीलिंग में आने की, ठीक है, कि मैं जो हूँ ये अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में, मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, मैं अपनी ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, इसे ऑफर कहते हैं। ठीक है, और चाहता हूँ भी इस टू अ स्पेसिफिक पर्सन भी आप कह सकते हैं कि जैसे कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 5 लाख रुपए में। ठीक है, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, क्या तुम खरीदोगे 5 लाख रुपए में, दैट इज एन ऑफर। The person making the proposal is called offerer.
जो ऑफर दे रहा है। और अगर मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि मेरी गाड़ी खरीद लीजिए 5 लाख रुपए में, तो आप लोग हो गए ऑफरी। ठीक है, ऑफर करने वाला ऑफरर, जिसको ऑफर करा जाए वो ऑफरी। और ऑफर जो है वो इस तरह का होना चाहिए जिससे एक लीगल रिलेशन क्रिएट हो। ठीक है, तो आप जो है एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के वे के अंदर ही ये अपना जो है क्रिएट करोगे। ये ऑफर जो दिया जाएगा वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल, ये लॉफुल होगा। देन असेंट, अगर आप सामने से मुझे हाँ कर देते हो कि हाँ मैं आपकी गाड़ी 5 लाख रुपए में खरीदूंगा, दैट बिकम्स योर एक्सेप्टेंस। ठीक है, सो व्हेन ऑफरी एक्सेप्ट्स द ऑफर गिवन बाय द ऑफरर, दैट बिकम्स योर एक्सेप्टेंस। तो आप जो है ये लाइन आ सकती है कि जब आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे होते हो, किसी उस पे होते हो सोशल मीडिया पे, आप यस ओके आई अग्री का बटन दबाते हो तो वो भी एक्सेप्टेंस होती है। ये 1 मार्कर में याद रखना। एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स योर अग्रीमेंट। तो इसमें आपको यही दे रखा है, ए जो है बी को बोलता है 5 लाख में मेरी कॉटेज खरीद ले। ए जो है वो ऑफर दे रहा है, वो ऑफरर है, बी हाँ कर देता है, बी ऑफरी है, और इनका जो है एक्सेप्टेंस हो गया। एक्सेप्टेंस प्लस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये आपका एक अग्रीमेंट बन गया। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट पैराग्राफ पेज 39, एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। तो आप जो ऑफर कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए कि क्या बेचना है, कितने का बेचना है। मैं अपना कोई सामान बेचना चाहता हूँ कुछ रुपयों में, क्या ये सही होगा? इज इट डेफिनेट एंड सर्टेन? मेरी कोई गाड़ी ले लो या मेरा कोई सामान ले लो कुछ रुपयों के अंदर, दैट इज नॉट डेफिनेट, दैट इज नॉट सर्टेन, दैट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऑफर क्लियर नहीं होती है कि क्या चीज कितने में बेच रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी और वो इनवैलिड हो जाएगी। ऑल्सो एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन इन ऑर्डर टू बी वैलिड। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सपने में गई, मेरे को सपने में कनिका दिखाई दी और मैंने सपने में कनिका को बोल दिया कनिका तुम मेरी गाड़ी 5 लाख रुपए में खरीद लो। ठीक है, तो क्या मेरा जो है डायरेक्ट उसको ऑफर चला गया? क्या मेरा ऑफर उसको कम्युनिकेट एक्चुअली में हुआ? नहीं हुआ। तो मैं कल को कनिका के पीछे तो नहीं पड़ सकती, देखो तुमने मुझे सपने में हाँ करी थी, तुम्हें मेरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। नहीं कर सकते ना। तो ये आपका कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अ कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और ओवर ईमेल इज आल्सो अमाउंट टू द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो आप जो है ऑनलाइन भी दे सकते हो अपनी एक्सेप्टेंस, आप अपनी जो है बाय फेस भी दे सकते हो, बाय लेटर भी दे सकते हो। एंड ऑफर लैप्सेस बाय रेवोकेशन और विड्रॉल, आपका जो ऑफर है वो आप वापस भी ले सकते हो, खत्म भी कर सकते हो। एनी ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। तो अब मैंने तुम्हें गाड़ी बेचने का ऑफर दिया, ठीक है, और तुमने जो है हाँ करने से पहले ही मैंने मना कर दिया, नहीं 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 यार नहीं बेच रही, तो वो भी रिवोक हो सकता है, आप मेरे पीछे जबरदस्ती नहीं पड़ोगे। ये लाइन याद रखना, एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस, 1 मार्कर। ठीक है, 1 मार्कर में याद रखना। अब हम जो केस स्टडी करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, आपके प्री बोर्ड में भी आएगी। जी पूछो। है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। इस केस स्टडी को एज इट इज पूरा रट्टा मार लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये केस स्टडी। आपके प्री बोर्ड्स, आपके बोर्ड्स, हर तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। जब जब आपके स्कूल में एग्जाम होगा और चैप्टर आएगा ये वाला, ये केस स्टडी ज़रूर आएगी। द कंपनी, इसमें जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल जो कंपनी है, ये जो है मेडिसिन बनाती है, उस मेडिसिन का नाम है स्मोक बॉल, विच वॉज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा करके एक बीमारी थी, उसके जो है ठीक करने के लिए दवाई, वैक्सीन या दवाई बनाई गई। द कंपनी बिलीव दैट मेडिसिन कंप्लीटली क्योर्ड इन्फ्लुएंजा, की दवाई बिल्कुल ठीक कर देती है। और 100 पाउंड का इनाम भी लगाया गया कि जो इस दवाई को यूज करेगा और 15 दिन के अंदर अंदर अगर उसको दोबारा से ये बीमारी हो जाती है इन्फ्लुएंजा की, तो हम उसको अपनी जेब से $100 देंगे। और हम अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक बैंक, अलायंस बैंक के अंदर जो है अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं और उसके अंदर हम 1000 पाउंड्स डाल रहे हैं। जो भी अगर हमारे को प्रूव कर दे कि हम गलत हैं, जो ये दवाई लेने के बाद फिर बीमार पड़ जाता है इन्फ्लुएंजा से, उसको हम पैसे देंगे। इस एडवर्टीजमेंट को देख के मिसेस कार्लिल ने वो स्मोक बॉल दवाई खरीद ली, और जैसे जैसे डायरेक्शंस लिखी थी उन्होंने वो दवाई वैसे वैसे ले ली। फिर उनको 15 दिन के अंदर अंदर दोबारा से इन्फ्लुएंजा हो गया।
मिसेस कार्लिल ने कंपनी के ऊपर सू कर दिया और बोला कि मुझे ये 100 पाउंड्स चाहिए। अब अब इसके अंदर ये आपका क्वेश्चन सिनेरियो, इसको सुनना। कंपनी ने अब अपनी सफाई में क्या क्या बोला। फर्स्ट, there was no intention to enter into a legal relationship with anyone through the advertisement, and the advertisement was put up only to boost the marketing of the smoke ball medicine। कि भाई हमने तो सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने आप को फेमस कराने के लिए एड में निकाला था कि हम ऐसे ऐसे पे करेंगे। हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप में आने की, हमें तो पता भी नहीं है मिसेस कार्ल है कौन। सेकेंड पॉइंट इन्होंने अपना सफाई का दिया, द एडवर्टाइजमेंट वॉज नॉट एन ऑफर, it was not made to any particular person, and offer cannot be made to a public at large, to the whole world। दूसरी चीज कंपनी ने बोली, हमने नहीं पकड़ा था इस कार्लिल, मिसेस कार्लिल को बोला था लो भाई हमारी दवाई लो, तो हमने तो किसी को ऐसे स्पेसिफिकली पकड़ के बोला नहीं कि हमारी दवाई आप ही को लेनी होगी, एंड एट लार्ज आप पब्लिक को कैसे ऑफर कर सकते हो। तीसरी चीज उन्होंने सफाई में बोली, acceptance by the offeree had not been communicated, and so there was no binding contract। तीसरी चीज आप कॉन्ट्रैक्ट में कहते हो कम्युनिकेशन, तो मिसेस कार्लिल ने दवाई लेने से पहले हमें बताया ही नहीं कि वो तो दवाई ले रही हैं, तो हमारे कैसे कॉन्ट्रैक्ट में हम आ गए, हमारा तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। तो ये तीनों पॉइंट्स उसने रखे कंपनी ने और अपने आप को फ्री करवाने की कोशिश की। अब कोर्ट भी शाना था, कोर्ट ने मना कर दिया कंपनी को कि आपकी सारी बातों को हम कैंसल आउट कर रहे हैं और आपको मिसेस कार्लिल को 100 पाउंड्स देने होंगे। कोर्ट ने कहा सबसे पहले आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ ही ये बता दिया कि अलायंस बैंक में आप 1000 पाउंड्स डाल रहे हो, इसका मतलब ही यही है कि आपकी इंटेंशन है, इसकी मतलब ही यही है कि आप तैयारी कर रहे हो कि कोई आपके ऊपर केस करेगा तो आप उसे पेमेंट दोगे। दूसरा, जब आप अगर एडवर्टाइजमेंट करो तो पब्लिक एट लार्ज को आप एडवर्टाइज कर सकते हो, जैसे सेल है तो सेल एट लार्ज सबके लिए ऑफर होता है कि आइए 40% ऑफ मिलेगा, 50% ऑफ मिलेगा, तो आप पब्लिक एट लार्ज को ऑफर कर सकते हो, उसे जनरल ऑफर कहा जाएगा। 1 मार्क में याद रखना, जब आप पब्लिक एट लार्ज को ऑफर करते हो उसे जनरल ऑफर कहा जाता है। जनरल ऑफर एक वैलिड चीज है, और जब जनरल ऑफर होगा, जब पब्लिक एट लार्ज को ऑफर होगा तो कम्युनिकेट करने की आवश्यकता नहीं है ऑफरर को, ठीक है। तो अगर आप पब्लिक एट लार्ज, अगर आप सेल लगा रहे हो 40% ऑफ कर रहे हो लाइफस्टाइल पे, तो लोग आके उसका बेनिफिट लेंगे, तो वो उनको जो है ये नहीं कहना पड़ेगा कि या कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा कि हम 40% देख कर आए हैं, उन्हें पता है कि 40% ऑफ है इसलिए आए हैं, उन्हें एक एक को आके कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। merely fulfilling the condition of the offer itself is treated as acceptance to create a contract। तो उसमें जैसे जैसे उसने एज पर डायरेक्शन दवाई ली थी, उसने कुछ भी गलत नहीं करा, तो ये केस मिसेस कार्लिल जीत गई। इस केस के अंदर कोई डाउट है मुझसे प्लीज पूछिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है पैसा, ठीक है। कई बार आपको कुछ करने का भी पैसा मिलता है और कई बार कुछ ना करने का भी पैसा मिलता है। जैसे क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली अगर बैटिंग ना करे तो उसको ज्यादा पैसा मिल जाएगा, क्या पता। कई लोग कहेंगे तो भाई तू बैटिंग मत कर, हम तेरे को पैसा बैठे बैठे देंगे, तू बैटिंग कर गया तो हो सकता है हमारी टीम हार जाए, है ना। तो कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी मिल सकता है, पैसा कुछ करने के लिए भी मिल सकता है, पैसा कुछ ना करने के लिए भी आपको मिल सकता है। तो कंसिडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा वर्ड होना बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न फॉर द ऑफर, इस चीज के बदले ये देना है या मिलेगा। कंसिडरेशन कैन बी इन द नेचर ऑफ एन एक्ट और फॉरबेरेंस। इसका मतलब यही है कि आपको कुछ करने का या ना करने का, दोनों का पैसा हो सकता है। द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एंड नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जिस एग्रीमेंट के अंदर पैसा वर्ड नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, उसको आप कैंसल आउट कर सकते हो। Because in such cases one party is getting something and another is not getting anything। एक हाथ ले एक हाथ दे वाला हिसाब होता है, मैं कुछ करूंगा या नहीं करूंगा उसके बदले आप मुझे कुछ दोगे। In other words, each party must give and also take। There are also exception to this general rule। अगर आप प्यार के नाते किसी के नाम पे प्रॉपर्टी कर रहे हो, अपने बच्चे के नाम पे, अपने बाप के नाम पे, ठीक है, अपनी बहन के नाम पे, अपने वाइफ के नाम पे, अपने हस्बैंड के नाम पे, दैट इज ओके, उसमें कंसिडरेशन ना हो तो चलता है, बट वो एक लीगल रिलेशन हो सकता है। तो ये एक्सेप्शन याद रखना। There are exception to this general rule in certain situations such as written and registered agreement out of natural love is not void। तो अगर आप प्रेम में आके एक रजिस्टर्ड अग्रीमेंट करवा लेते हो सकता है कोई प्रॉपर्टी, कोई भी चीज आप किसी के नाम कर रहे हो और उसका रजिस्टर्ड अग्रीमेंट आपने करवा लिया है,
तो वो लीगल माना जाएगा, चाहे उसमें पैसे की बात हो या ना हो। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन हो सकता है आपकी पूरी ना हो। तो अगर आप 5 लाख की चीज किसी को हो सकता है 1000 रुपए में बेच रहे हो, दैट इज फाइन, पर कुछ कंसिडरेशन का होना बहुत अनिवार्य है। आप सस्ते में बेच दो चलेगा, पर कुछ अमाउंट होना चाहिए। दैट अमाउंट शुड बी रियल। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। जी। अनदर थिंग, आप मुझे अपनी सैनिटाइजर की बोतल डिटॉल की बोतल के बदले दे रहे हो, ठीक है ना, बार्टर हो गया ना। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की हो सकती है। इसका मतलब है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब क्या है, कि आपने मेरे लिए पहले काम किया था, जैसे हम मेड को जो देते हैं, मेड पूरा महीना काम कर लेती है, उसके बाद हम उसे पेमेंट देते हैं, दैट इज पास्ट कंसिडरेशन। ठीक है। प्रेजेंट कंसिडरेशन की ये सामान खरीदा और उसी वक्त पैसे दे दिए, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन जो आप स्कूल ट्यूशन को देते हो, कि पहले पैसे दे देते हो और उसके बाद आपको सर्विस मिलती है। तो तीन तरीके की कंसिडरेशन हो सकती है। समझ आया? क्लियर है? कंसिडरेशन इलीगल नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, और गलत मतलब गलत गलत काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप मेरा ये काम कर दो, मैं उसका गला काट के आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैं हाँ, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको पूनम पांडे बन के डांस करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं। इलस्ट्रेशन, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 50,000, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसमें 50,000 कंसिडरेशन है। ए ने प्रेम में आके अपने बेटे को 1,000 रुपए का गिफ्ट देने का वादा किया, और उसने ये लिखित में दिया और रजिस्टर करा लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट है। एंड द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मेक इट वॉइड। समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड वाला इलस्ट्रेशन। ठीक है। मेरी दादी ने लिखवाया हुआ अपना मांग टीका, वो मेरे नाम पे करेंगी जब वो मरेंगी तो। ठीक है। तो उन्होंने कुछ मुझे पैसे नहीं लिए। आगे इंडियन केस दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ये पेपर में आ चुका है, अगेन इंपॉर्टेंट है। कौन रीड करेगा इसको? गुनगुन है? दोबारा बता रही हूँ, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। प्लेंटिफ वो होता है जो केस डालता है, डिफेंडेंट वो होता है जिसको जिसके अगेंस्ट केस डला है, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, जो अपने आप को बचा रहा है। तो मिस्टर दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव केस के अंदर ये हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आया एक एरिया में, आईएएस आया, और उसने बोला कि ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे शॉप्स बना लो। तो जो प्लेंटिफ था दुर्गा प्रसाद, उसने वहां पे बहुत सारी दुकानें बना ली, जिसके अंदर बहुत खर्चा हो गया। तो डिफेंडेंट, जिसको शॉप किराए पे चाहिए थी, मिस्टर बलदेव, वो आए और उन्होंने प्लेंटिफ से बोला कि तू अपनी ये दुकान मेरे को किराए पे दे दे। तो मिस्टर प्लेंटिफ ने कहा कि हाँ, मैं दुकान तो किराए पे दूंगा, पर ये दुकान बनाने में मेरा बहुत खर्चा हुआ है। तो मेरी एक और तेरे साथ वो है, मेरी एक और क्या बोलते हैं, शर्त है, कि तेरे को जो भी दुकान में तू जितनी भी सेल करेगा, उसका 5% कमीशन भी तू मेरे को देगा। तो उस वक्त जो है दोनों ने हाँ 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 कर ली। पर बाद में क्या हुआ, डिफेंडेंट सिर्फ उसको जो है रेंट दिया करता था, वो उसको कमीशन 5% की नहीं दे रहा था। इस बात पे खुंदस खा के प्लेंटिफ ने केस कर दिया डिफेंडेंट पे, और उसको जो है कोर्ट में ले गया। तो कोर्ट ने जो है प्लेंटिफ को ही डांट लगा दी कि ये तो तेरी बात ही गलत है, तू कैसे कमीशन मांग सकता है। तूने जो है इस दुकानदार, इस किराएदार पे, या इस रेंट वाली शॉप जो है डिपेंडेंट है, उसके कहने पे तूने ये दुकानें नहीं बनाई थी, तूने उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे दुकानें बनाई थी। तो तेरी कोई वो नहीं है, तेरा कोई हक नहीं है इससे कमीशन मांगने का। तो इससे सिर्फ किराया मांग सकता है, तो उससे कमीशन नहीं मांग सकता। और तुम्हारा कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है जहाँ पे लिखा होगी ये 5% कमीशन तुम्हें देगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु इज मेजर, दैट इज एटलीस्ट 18 साल की उम्र होनी चाहिए। आप में से कौन कौन 18 साल का है? तुम हो गई 18 की? बढ़िया। और कोई है 18 का? सब छोटे हो? वाह। तो तुम सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ वन ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। देन माइनर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत बार आपके क्वेश्चन में होगा कि 14 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, कॉन्ट्रैक्ट में आ गया।
तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। The exception to this rule is that if a minor enters into a contract and enforcement of such contract is beneficial for the minor, then it will not be held to be void. अगर आप 16 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है और वो कोई डीलिंग कर रहा है जिसकी डीलिंग के अंदर उस बच्चे का फायदा ही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है। तो बच्चों के लिए 18 साल से उम्र के कम के जो माइनर्स हैं उनके लिए हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो उनको फायदा दे रहा है वो वैलिड है, और हर वो कॉन्ट्रैक्ट उनकी जिसके अंदर से उनकी जेब से कुछ जा रहा है, उनको कुछ नुकसान हो रहा है, वो इनवैलिड है। ये क्लियर हुआ? अगर तुम्हें एक 10,000, तुम माइनर हो और तुम्हें 10,000 की जैकेट कोई 200 रुपए में दे रहा है, 2,000 रुपए में दे रहा है, तो ये फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है? तो अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाता है कि एक इंसान था वो अपनी जैकेट बेच रहा था और उसने एक माइनर को अपनी 10,000 की जैकेट 2,000 की दे दी, तो बताओ ये वैलिड हुआ कि नहीं? तो आप बोलोगे वैलिड है क्योंकि इसमें बेनिफिट है। तो आप अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हो जिसके अंदर आपको लग रहा है कि ये बेनिफिट की चीज है, तो आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना कि ये चीज बच्चे के फायदे के लिए थी, तो इसलिए ये वैलिड है। ये आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो हर केस के अंदर आपका जो है वैलिड का नहीं होगा। हाँ। तो बिल्कुल इनवैलिड है। ठीक है। और कोई किसी कुछ पूछना है? बोलो नंदिनी। अगर उसका फायदा है तो वो वैलिड है। ठीक है। ये बस हमेशा याद रखना, फायदा अगर उसका फायदा है तो। हिंदू जॉइंट फैमिली आप लोगों में से किसी ने 11th का बिजनेस स्टडीज अगर लिया हो, तो उसमें को पार्टनर्स का सिस्टम होता है। को पार्टनर्स के अंदर यही होता है कि जो 18 साल से छोटे बच्चे भी होते हैं वो भी पार्टनर बन जाते हैं बिजनेस के, बट सिर्फ फायदे के लिए। उनकी जेब से कुछ जाएगा नहीं, बिजनेस का नुकसान होगा तो उनमें उनसे पूछेंगे नहीं, बट फायदा होगा तो उस बच्चे को भी फायदा मिलेगा। वही कॉन्सेप्ट लगाया गया। ठीक है। तो अगर आपने बचपन में कभी पड़ोसी की वाली शॉप से जाके कोल्ड ड्रिंक खरीद ली हो, चिप्स खरीद लिए हो, बिस्किट्स खरीद लिए हो, और उसे बोल दिया हो कि पापा पैसे देंगे, और पापा ने बाद में जाके उस दुकानदार को मना कर दिया कि तूने मुझसे पूछ के दिया था, तो चिप्स पैकेट भी आपके हो गए, बिस्कुट भी आपके हो गए, और अंकल जी का नुकसान हो गया। बाद में अंकल आपके पकड़ के आपकी सुताई कर दे, वो बात अलग है। ठीक है। बट वो चीज आपका फायदा हुआ है तो वो वैलिड है। आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और बच्चे के पास बिस्किट चिप्स चॉकलेट सब आ गया। ठीक है। ये बच्चे से थोड़ी ना लेंगे, मतलब ये है कि अगर बच्चा उस वक्त पैसे पकड़ा देता और कर जाता तो ठीक है। अगर फादर ये बोलते कि आपने मुझसे पूछ के दिए नहीं दिए और उस बच्चे के हाथ में चॉकलेट चिप्स है वो खा गया, तो फादर की मर्जी है वो दे या ना दे, क्योंकि फादर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। ठीक है। और इसमें बच्चे का बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। बच्चा अगर वो 10,000 की जैकेट थी 2,000 में दे दी, उसने वो जैकेट ले ली और वो जैकेट लेके चला गया, आउट ऑफ इंडिया निकल गया वो बच्चा। ठीक है। अब वो 2,000 कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे क्वेश्चनेबल है, बच्चे के पेरेंट्स के पीछे नहीं पड़ सकते आप। उस टाइम उस बच्चे ने दे दिए तो ठीक है। हम्म। नहीं। नो। अगर उनसे साइन होता, उन पेरेंट्स के सिग्नेचर होते कहीं पे, या उन पेरेंट्स ने आके सामने से मुंह पे बोला होता कि हाँ हम देंगे, तो माना जाता। पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए उसमें। ठीक है। तो पेरेंटल कंसेंट, गार्जियन की कंसेंट। नेक्स्ट। डरो मत, इतना डीप में नहीं पूछेंगे। आगे बढ़े। डर गए क्या? ठीक है।
तो 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, 18 साल से कम की उम्र है तो फायदे के लिए आप उसमें हो सकते हो। फर्दर मोर, अ पर्सन शुड हैव ऑल्सो साउंड माइंड, दिमाग सेंटर में होना चाहिए, कानूनी तौर पर डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड मेकिंग अ रैशनल जजमेंट, ही इज साउंड टू हैव ही इज सपोज टू हैव अ साउंड माइंड। अगर आपको शराब के नशे में आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, तो क्या आप साउंड माइंड के होंगे उस वक्त, रैशनल जजमेंट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो आपका साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो 18 साल से ऊपर की उम्र, साउंड माइंड, इडियट, ल्यूनेटिक, ड्रंकर्ड्स नहीं होने चाहिए, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए, दैट एलियर, ये सब आपके वो हैं, वो पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। कोई भी आपको 2 या 3 इसमें याद कर लेना, 2 नंबर का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो एलियन एनिमीज, पाकिस्तान, फॉरेन सोवरन, ठीक है, फॉरनर्स, इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकला हो, कॉन्विक्ट्स, कॉर्पोरेशन, बैरिस्टर भी नहीं होगा, ठीक है, द लॉयर्स एंड ऑल। इलस्ट्रेशन ए, कंपनीज, एमएनसीज एंड ऑल। आई डोंट नो किस वे में इसको लिखा गया है। अपने उसके साथ होते हैं, अब किस वे में इसमें बैरिस्टर में लिखा हुआ है, आई नीड टू चेक। इसमें बैरिस्टर और कॉर्पोरेशन थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है, देख के बताऊंगी। इसके पीछे का क्या मेजर रीजन है वो मैं चेक करूंगी, किस वे में लिखा गया है। देन इलस्ट्रेशन है, ए जो है वो अपना कोड बी को बेच रहा है 3000 में, बी इज अ माइनर, बी एक्सेप्ट्स द ऑफर एंड पेज 3000, ए स्टेट दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद माइनर एंड हेंस वॉइड। बाद में ए जो मेजर था वो कहता है कि ये तो बच्चा है, तो इसको ये कोट नहीं मिलना चाहिए। इन दिस केस इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इन द माइनर, इट इज एनफोर्सेबल बिकॉज ये उस माइनर के लिए बेनिफिशियल, द माइनर हैज परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, माइनर ने अपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन भी पूरी करी जितने का उनका वादा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कंसेंट। कंसेंट हम नेक्स्ट क्लास में पिक करें।